नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी चरित्रहीन। अपनी वंश बेल चलाने के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो किसी ऐरे गैरे मर्द को छूने दूंगी। आप मुझे अपने लगे थे, इसलिए आपसे अपनी कोख के लिए वरदान चाहती थी। निकिता नजरें झुकाते हुए बोली। थक 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 कावेरी का कलेजा तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से दौड़कर आ रही हो। ठंड के मौसम में भी उसके कानों के पीछे पसीने की बूंदें चुचो आई थी। जो कुछ भी उसकी आंखें देख रही थी उस पर वह स्वप्न में भी विश्वास नहीं कर सकती थी। विश्वास? हाँ, विश्वास ही तो किया था उसने निकिता पर। सगी बहन से भी ज्यादा विश्वास। वही निकिता विश्वास की इमारत को गिरा इतनी रात कुशल के कमरे में जा रही थी। पतन की पराकाष्ठा, छल की प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण कावेरी की अंतरात्मा को बींधे डाल रहा था। क्रोध की अधिकता से उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो पिछले 2 माह की घटनाएं पल भर में आंखों के सामने तैर गईं। हेलो। उस दिन मोबाइल की रिंग सुन उसने फोन उठाया। हेलो कावी, कैसी हो? उधर से अपनत्व भरा स्वर सुनाई पड़ा। अरे निकिता, तू कैसी है? कहाँ चली गई थी? इतने वर्षों बाद आज मेरी याद कैसे आ गई? तू बोल, कहाँ से बोल रही है? कावेरी ने एक सांस में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वह अपने बचपन की सहेली निकिता को पहचान गई थी। इतने सारे प्रश्न एक साथ? निकिता खिलखिलाकर हंसी, फिर बोली, अच्छा चल, सभी के उत्तर सुन। मैं तेरे शहर से ही बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भले ही वर्षों से हमारी मुलाकात नहीं हो, लेकिन मैं तुझे एक पल के लिए भी भूल नहीं सकी हूँ। कुछ और पूछना है तो बता। बहुत कुछ पूछना है तुझसे, शायद इतना कि तू बता भी न सकेगी। अरे बचपन की दोस्ती को तूने एक झटके में तोड़ दिया और फिर पलट कर भी नहीं देखा। क्या कथा थी मेरी? कौन सा गुनाह किया था मैंने? बोलते बोलते कावेरी का स्वर भारी हो गया। जब हम मिलेंगे तब धीरे धीरे तू स्वयं सब कुछ जान जाएगी। मेरे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे इसमें खता तेरी नहीं बल्कि मेरी ही थी। निकिता का भी स्वर भारी हो गया। तू हैदराबाद कब आई और यहाँ कब तक रहेगी? इन्होंने हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी को टेक ओवर किया है और अब हम लोग यहीं रहेंगे। तब तो बहुत मजा आएगा। शाम को तुम लोग घर आ जाओ। कुशल भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कावेरी उत्साह से भर उठी। मैं अकेले आ पाऊंगी और जीजा जी वे नहीं आ पाएंगे। नया शहर और नया काम है, इसलिए उनकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा है। निकिता ने ठंडी सांस भरी। ठीक है, तू ही आ जा। जीजा दी से बाद में मिल लूंगी। वैसे उनसे मिलने का बहुत मन है। मैं भी तो देखूं कि वो कौन है कामदेव का अवतार जिसने हमसे हमारी हुस्न परी को छीन लिया है। कावेरी हंसते हुए बोली। अचानक फोन कट गया। कावेरी हेलो हेलो करती रह गई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन निकिता का मोबाइल स्विच ऑफ था। उसे निकिता से बहुत सारी बातें पूछनी थी, लेकिन अब शाम की प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा न था। निकिता और कावेरी में बचपन से दांत कटी दोस्ती थी। कावेरी की शादी पहले हो गई थी। उसकी कोई बहन नहीं थी, लेकिन निकिता ने कभी उसे बहन की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसकी शादी में भी उसने नटखट साले की भूमिका बखूबी निभाई थी। जूता चुराने से लेकर दरवाजा रोकने की रस्म पूरी करते करते उसने कुशल को नाक को चने चबवा दिए थे। ससुराल जाने के बाद भी कावेरी और निकिता के मधुर संबंध बने रहे। कावेरी जब मायके आती दोनों दिन भर साथ रहती। कुशल की खरीदारी की जिम्मेदारी भी निकिता अपने ही सर ले लेती थी। फिर अचानक सब कुछ बिखर सा गया। निकिता ने बिना किसी कारण सारे संपर्क सूत्र तोड़ लिए थे। उड़ते उड़ते खबर मिली थी कि किसी अरबपति से निकिता का विवाह हो गया है। उसके पति सुरेंद्र के माता पिता का काफी पहले देहांत हो गया था। अनाथ सुरेंद्र ने ट्यूशन करके पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग के दौरान ही उसने एक नया सॉफ्टवेयर बना लिया था। 2 साल नौकरी करने के बाद उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। आईटी इंडस्ट्री ने उसके बनाए सॉफ्टवेयर को हाथों हाथ ले लिया था। सुरेंद्र की कंपनी सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी थी। एक समारोह में निकिता को देख उन्होंने स्वयं उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लिया था। बिना दहेज के अपनी बेटी का विवाह एक मल्टी मिलियनियर से कर निकिता के माता पिता अभिभूत थे। निकिता का विवाह अरबपति से हुआ है, ये जान कावेरी को बहुत प्रसन्नता हुई थी, किंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निकिता ने उसे अपने विवाह की सूचना क्यों नहीं दी। उसका दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि अकूत पैसे वाले से विवाह होने के कारण उसकी सहेली के मन में घमंड आ गया होगा। वैसे इस रहस्य पर से आज पर्दा उठ ही जाएगा। कावेरी ने जब कुशल को निकिता के आने की सूचना दी तो उनका चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, तुमने पूछा कि उसने अपनी शादी में हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया और इतने दिनों तक संपर्क क्यों नहीं रखा? पूछा था, लेकिन उसने बताया नहीं। कहने लगी कि धीरे धीरे स्वयं सब जान जाओगे। कावेरी के स्वर में न चाहते हुए भी उदासी उभर आई।
जरूर कोई खास बात होगी, लेकिन अगर वह स्वयं न बताना चाहे तो तुम भी कुछ मत पूछना। कावेरी कुशल की राय से सहमत नहीं थी, फिर भी उसने संबंध में चुप रहने का ही निश्चय किया। निकिता आते ही किसी बच्चे की तरह कावेरी के गले से लिपट गई। उसका प्यार देख कावेरी की आंखें छलछलाई। सारे गिले शिकवे पल भर में दूर हो गए। निकिता के पीछे उसकी वर्दीधारी शोफर ढेर सारे पैकेट लिए खड़ा था। ये सब क्या है? तेरे लिए साड़ी, जीजा जी के लिए सूट और अभी के लिए खिलौने और चॉकलेट, निकिता ने बताया। अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? कावेरी अचकचा उठी। उपहारों की पैकेजिंग देख उसे उनकी कीमत का अंदाजा हो गया था। चुप, दादी अम्मा की तरह भाषण मत झाड़ और अभी को बुला, निकिता ने साधिकार डपटा। अभी चंद क्षणों तक तो शर्माता रहा, लेकिन निकिता की मीठी मीठी बातों और उपहारों ने उसकी झिझक दूर कर दी। वह उसकी गोद में ऐसे चढ़कर बैठ गया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। थोड़ी देर बाद जब कावेरी चाय बनाने के लिए उठी तो निकिता ने जबरदस्ती उसे सोफे पर ढकेलते हुए कहा, तू यहीं बैठ, चाय मैं बना कर लाती हूँ। तू चाय बनाएगी? क्या मैं नहीं बना सकती? क्या मेरे हाथ पैर टूट गए हैं? निकिता ने आंखें तरेरी। अरे तू मेहमान है, मेहमान होगी तू, निकिता ने कावेरी के गाल पर चुटकी काटी। फिर आंखें नचाते हुए बोली, इतने दिनों से जीजा जी की सेवा तू कर रही है, आज मुझे कर लेने दे। निकिता ने यह बात ऐसे अंदाज में कही कि कावेरी मुस्कुरा कर रह गई और कुशल ठहाका लगाते हुए बोले, भाई साली साहिबा के नाजुक हाथों के बने स्वादिष्ट व्यंजन खाए एक जमाना बीत गया है। जल्दी कीजिए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चिंता मत करिए, आज ऐसे व्यंजन खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाइएगा, निकिता मुस्कुराई। किसकी, अपनी या तुम्हारी? कुशल ने लहने पर दहला जड़ा। इसी के साथ एक सम्मिलित ठहाका गूंज पड़ा। निकिता थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय बना लाई। कुशल ने एक पकौड़ी उठाकर मुंह में रखी और निकिता की ओर देख मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, मजा आ गया, ये तो तुम्हारी ही तरह स्वादिष्ट है। एक पकौड़ी मेरे हाथ से खाकर देखिए, स्वाद और बढ़ जाएगा। निकिता ने बड़े इसरार के साथ एक पकौड़ी कुशल की ओर बढ़ाई। कुशल ने बड़ा सा मुंह फुलाए गप्प से पकौड़ी मुंह में रख ली, पर अगले ही पल उनके मुंह से सिसकारी निकल गई और वे चीखने लगे। क्या हुआ जीजा जी? निकिता ने मासूमियत से पलकें झपकाई। हाय, मार डाला, पकौड़ी में मिर्च ही मिर्च भर दी है, कुशल सिसकारी भरते हुए बोले। जलन के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था। उसकी हालत देख दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफी देर तक यूं ही हंसी मजाक होता रहा। डिनर कर निकिता वापस चली गई। उसकी संगत में समय कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। इतने वर्षों की रहस्यमय चुप्पी के बारे में न तो कावेरी ने कुछ पूछा और न ही निकिता ने कुछ बताया। अगले दिन निकिता फिर आई तो अभी के लिए ढेर सारी मिठाई और चॉकलेट ले आई। उसके बाद 2 दिनों तक वह नहीं आई। रविवार की सुबह वह बिना बताए ही आ गई और बोली, चलो आज लुम्बिनी पार्क में पिकनिक मनाते हैं, बहुत नाम सुना है उसका। अगर तू पहले बता देती तो मैं लंच तैयार कर लेती, कावेरी ने टोका। उसकी चिंता मत कर, मैंने ताज में लंच पैक करने के लिए फ़ोन कर दिया है, रास्ते में ले लेंगे, निकिता ने बताया। यह सुन कावेरी का चेहरा फक्क हो गया। वह जानती थी कि 5 सितारा ताज शहर का सबसे महंगा होटल है, वहाँ का लंच लेने में पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ही कुछ कुशल भी सोच रहे थे। क्या हुआ, आप लोग इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? फटाफट तैयार हो जाइए, निकिता ने टोका। कावेरी की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। तभी कुशल ने गंभीर स्वर में कहा, निकिता तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं कुछ समझी नहीं, निकिता अचकचा उठी। मैं एक मध्यम श्रेणी का वेतनभोगी इंसान हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि 5 सितारा होटल में सबको लंच करा सकूं। इसकी चिंता मत करिए, आज का लंच मेरी तरफ से है। प्लीज ये मत कहिएगा कि बड़ा होने के नाते यह अधिकार आपका ही है। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? निकिता ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आंखें अचानक छलछलाई थी। उसकी आंखों से छलक रहे अश्रुकणों को देख कुशल अवाक रह गए। वे अपनी भूमिका तय नहीं कर पा रहे थे। तभी निकिता ने गंभीर स्वर में कहा, आपको शायद पता नहीं कि हम पति पत्नी ने अपने अपने कामों का बंटवारा कर रखा है। वे सिर्फ कमाते हैं और मैं सिर्फ खर्च करती हूँ। भरसक प्रयत्न करती हूँ कि धन से उफनाती उनकी गागर को खाली कर दूं, लेकिन लगता है उसमें सागर समाया हुआ है जो कभी खाली ही नहीं होता। मैं गैरों पर पानी की तरह पैसे बहाती हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं। आपके लिए कुछ करके मुझे रूहानी खुशी हासिल होती है। प्लीज मुझसे ये खुशी मत छीनिए। कहते कहते निकिता फफक पड़ी। उसका यह रूप कुशल और कावेरी के लिए नितांत प्रत्याशित था। बहुत मुश्किल से वे उसे चुप करा सके। वातावरण काफी गंभीर हो गया था, किंतु लुम्बिनी पार्क तक पहुंचते पहुंचते निकिता सामान्य हो गई थी। अभी को गोद में उठाए वह बहुत उत्साह के साथ सभी चीजों को दिखा रही थी। आधा पार्क घूमने के बाद सभी एक फव्वारे के पास बैठ गए। कावेरी और निकिता ने मिलकर लंच लगा दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कुशल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, निकिता अगर तुम्हारे पति भी साथ आए होते तो मजा 2 गुना हो जाता। अचानक निकिता के मुंह में कौर अटक गया। खांसते खांसते उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। कावेरी ने मिनरल वाटर की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और उसकी पीठ सहलाने लगी। पानी पीने से निकिता को कुछ राहत मिली।
इस बीच बातचीत का विषय बदल गया था। पिकनिक से वापस घर लौटने पर कावेरी ने कहा, अगली बार जीजा जी को साथ लेकर ही आना। क्या मैं अकेले नहीं आ सकती? निकिता ने अपनी पलकें उठाई। मेरा यह मतलब नहीं था। दरअसल उनसे मिलने का बहुत मन था। वे बहुत व्यस्त रहते हैं, इधर उधर जाने का समय ही नहीं निकाल पाते, निकिता ने बताया। अब ऐसी भी क्या अवस्था है कि इंसान अपनों से एक बार भी मिलने का समय न निकाल सके? कावेरी के स्वर में उसका रोष छलक उठा। अब तो मैं कैसे समझाऊं? निकिता ने ठंडी सांस भरी, फिर बिना कुछ कहे चली गई। कावेरी को उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। वह कुशल की ओर मुड़ते हुए बोली, लगता है सुरेंद्र जी को अपने पैसों पर बहुत घमंड है, तभी हम लोगों से मेलजोल नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, सुरेंद्र जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, घमंड तो उन्हें छू भी नहीं गया है। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, उनकी कंपनी का खाता मेरे बैंक में ही है। वे अक्सर वहाँ आते रहते हैं। मैनेजर से लेकर पूरा स्टाफ उनकी बहुत इज्जत करता है। वे सेल्फ मेड आदमी हैं। शून्य से शिखर तक पहुँचने की उनकी कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा का काम कर सकती है, कुशल ने बताया। आपने अभी तक उन्हें घर आने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कावेरी के स्वर में रोष उभर आया। जब तक निकिता स्वयं उनसे हमारा परिचय न करा दे, तब तक अपनी तरफ से परिचय गांठना ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या बात है जो निकिता उनसे हमारी दूरी बनाए रखना चाहती है, कुशल ने समझाया। कावेरी को कोई जवाब नहीं सूझा तो चुप हो गई। निकिता का उसके घर आना जाना पूर्ववत जारी था। जब भी आती ऐसा घुल मिल जाती जैसे इसी परिवार की सदस्य हो, लेकिन भूल कर भी किसी को अपने घर चलने के लिए ना कहती, न ही कभी सुरेंद्र को साथ लेकर आती। कावेरी का मन कभी कभी क्रोध से भर उठता, किंतु निकिता का निश्चल व्यवहार देख चुप रह जाती। एक दिन सुबह वह कपड़े फैलाने छत पर गई तो सीढ़ियों से पैर फिसल गया। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, किंतु चोट काफी लगी थी। निकिता को खबर मिली तो भागी भागी आई। कावेरी को दवा देने से लेकर अभी को खिलाने पिलाने तक की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। उसके आ जाने से कुशल को काफी राहत मिल गई थी, वरना उनके तो हाथ पैर ही फूल गए थे। कावेरी को काफी दर्द हो रहा था, अतः निकिता रात में वहीं रुक गई। उसके पति 3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। कावेरी ने निकिता को अपने साथ बेडरूम में सुला लिया। कुशल ड्राइंग रूम में दीवान पर सो गए। देर रात कुछ आहट सुन कावेरी की आंख खुली तो उसने निकिता को दबे पांव ड्राइंग रूम की ओर जाते देखा। आहिस्ता से दरवाजा खोल निकिता भीतर घुसी, फिर बहुत सावधानी से दरवाजे को बंद कर लिया। कावेरी का कलेजा बुरी तरह धड़क उठा। माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई और सांसें फूलने सी लगी। जिस नग्न सत्य की वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती थी, वह पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने उपस्थित था। कावेरी का रोम रोम सुलग रहा था। वह बिस्तर से उठकर दरवाजे के करीब पहुंची और उसकी झिर्री पर अपनी आंख लगा दी। दीवान पर लेटे कुशल के चेहरे पर अभूतपूर्व शांति छाई हुई थी। निकिता उनके बगल में लेट गई और अपना हाथ कुशल के चौड़े सीने पर रख दिया। कुशल के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने निकिता को अपनी बाहों में समेट लिया। उनका यह रूप देख कावेरी का खून खौल उठा। निकिता को अपनी बहन मानती थी और वह उसकी आंखों में धूल छोक वासना का गंदा खेल खेल रही थी। कुशल पर उसने हमेशा अपने से ज्यादा विश्वास किया था और वह उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा था। क्रोध की अधिकता से कावेरी की मुट्ठियां भिज गई। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी कुशल ने अपनी आंखें खोली और निकिता को देख हड़बड़ाते हुए उठ बैठे और आश्चर्य से बोले, निकिता तुम? हाँ मैं, निकिता फुसफुसाई। कावेरी के बड़े हुए हाथ अपनी जगह रुक गए। तभी कुशल का स्वर सुनाई पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुशल जी, आज के लिए मुझे अपना बना लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? कुशल झटके से दीवान से नीचे उतर पड़े। मुझे निराश मत करिए, जब से हैदराबाद आई हूँ इसी मौके की तलाश में थी, आज जाकर अवसर मिल पाया है। निकिता ने कुशल का हाथ थाम लिया। कुशल ने उसका हाथ झटक दिया और नफरत भरे स्वर में बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर शरीर की आग बुझानी थी तो दुनिया में मर्दों की कौन सी कमी थी जो अपनी बहन जैसी सहेली के मांग के सिंदूर को कलंकित करने चली आई हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। निकिता का स्वर कातर हो उठा। तुम्हारा यह रूप देखने के बाद अब समझने को रही क्या जाता है? कुशल के सर से उसकी घृणा टपक रही थी। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। कामिनी ने सिसकारी भरी और बोली, मैं तन की प्यास बुझाने आपके पास नहीं आई थी तो फिर? अपनी वंश बेल चलाने के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो किसी अरे गहरे मर्द को छूने दूंगी। आप मुझे अपने लगे थे, इसलिए आपसे अपनी कोख के लिए वरदान चाहती थी। निकिता नजरें झुकाते हुए बोली। शर्म और अपमान से उसका चेहरा लाल हो रहा था। क्या सुरेंद्र बाबू में कोई कमी है? नहीं, वे एक शक्तिशाली पुरुष हैं और अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग मुझ पर करते रहते हैं। शादी के पहले वर्ष ही में मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें बताए बिना अबॉर्शन करवा दिया था। उसके बाद से मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ। निकिता ने अंगूठे से फर्श खुरसते हुए बताया। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर सुरेंद्र बाबू पूर्णतः सक्षम है तो तुम्हें दूसरा सहारा खोजने की क्या आवश्यकता है? कुशल झल्ला उठे। आप मेरे पति को नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनका खाता हमारे ही बैंक में है, वे अक्सर हमारे यहाँ आते रहते हैं। तुमने उनसे हमारा परिचय नहीं करवाया था, इसलिए मैंने भी उनसे कभी कुछ नहीं कहा। आप उन्हें जानते हैं फिर भी मुझसे कारण पूछ रहे हैं। निकिता का स्वर आश्चर्य से भर उठा। निकिता, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है, कुशल खींचते हुए बोले। उनकी अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। निकिता के चेहरे पर दर्द की रेखाएं तैर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई संघर्ष चल रहा हो। चंद क्षणों पश्चात उसने अपनी आंखें खोली, फिर भारी स्वर में बोली, उन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि अपने पैसों के दम पर खरीदा है। दुनिया को कोई भी औरत उनके जैसे काले कलूटे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहेगी, लेकिन मेरे माँ बाप को उनके पैसों के चकाचौंध के आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं उनके साथ घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, क्योंकि लोग हमारी बेमेल जोड़ी को देखकर जब मुस्कुराते हैं तब मेरा दम घुटने लगता है। इतना कहकर निकिता पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, औरत अपने पति को प्यार के बिना जिंदा रह सकती है, लेकिन अपनी संतान को प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यह सोचकर मेरा कलेजा दहल उठता है कि अगर मेरी औलाद भी अपने बाप की ही तरह कुरूप हुई और मैं उसे भी प्यार न कर सकी तो क्या होगा। अपने बाप के कारण उस मासूम को कारण ही दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज तक सुरेंद्र के बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह सुन कुशल का चेहरा संज्ञा शून्य सा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तूफान का सामना कर रहे हों। चंद क्षणों पश्चात उन्होंने अपने को संभाला और निकिता की आंखों में झांकते हुए बोले, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम भी सिर्फ बाहरी सुंदरता पर विश्वास करती हो। प्रतिभा, योग्यता और शराफत जैसे शब्द तुम्हारे लिए अर्थहीन है। आप कहना क्या चाहते हैं? निकिता चकचा उठी। सुरेंद्र की आरंभिक दरिद्रता, उनके परिश्रम, स्वावलंबन और सफलता की कहानी आज देश के सभी उद्योगपतियों की जुबान पर है। पूरा समाज उस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता है। हर संघर्षशील व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मानता है, लेकिन सफलता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में इतना हीन है, मुझे मालूम न था। कुशल ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। फिर गहरी सांस भरते हुए बोले, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं तुम ही जानो, लेकिन मैं एक बच्चे का बाप हूँ और इस हैसियत से कह सकता हूँ कि दुनिया का हर बाप चाहेगा कि उसका बच्चा सुरेंद्र बाबू जैसा ही सुयोग्य हो। वह इंसान घृणा का नहीं बल्कि पूजा के योग्य है। लेकिन तुम। कुशल ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसके निहितार्थ ने निकिता की अंतरात्मा तक को झकझोर दिया। उसके होंठ कांप कर रह गए। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तस्वीर का जो रुख कुशल ने प्रस्तुत किया था उस ओर आज तक उसने देखा ही न था। अपनी बात का प्रभाव होता देख कुशल ने स्नेह भरे स्वर में समझाया, नारी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। सुरेंद्र बाबू सर्वगुण संपन्न है, सिर्फ शारीरिक सुंदरता नामक नश्वर गुण की कमी है उनमें। एक अर्धांगिनी के रूप में तुम उनकी इस कमी को पूरा कर सकती हो। यदि तुम्हारी सुंदरता और उनकी योग्यता का एक अंश भी तुम्हारी संतान में आ गया तो वह लाखों में एक होगी। जीजाजी, निकिता के होठ कांप कर रह गए। सूर्य की अर्धांगिनी हो तुम और जुगनुओं से अपने घर में उजियारा करना चाहती हो। अमृत कलश तुम्हारे हाथ में है और तुम विषपान को तत्पर हो। अलौकिक सौंदर्य को बिसराकर लौकिक सौंदर्य के मोहपाश में बंधना चाहती हो। कुशल अपने रो में कहे जा रहे थे, किंतु उनके मुंह से निकला एक एक शब्द निकिता के अंतर मन में उतरता जा रहा था। आज तक वह कोयले के बाहरी आवरण को ही देखती रही थी, उसके भीतर छुपे हीरे को पहचान ही नहीं पाई थी। सुरेंद्र उसकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते थे और उसने आज तक उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी से वंचित रखा था। सोचते सोचते निकिता की आंखें भर आई और वह कुशल के सामने हाथ जोड़ फपक पड़ी। जीजाजी, मुझे माफ कर दीजिए। रूप के झूठे अहंकार के कारण मैं आज तक अंधेरे में भटकती रही। अज्ञानता में मैंने अपने साथ सुरेंद्र की खुशियों को भी निगल डाला, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की दृष्टि से देखा है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कदम फिर कभी नहीं डगमगाएंगे। कुशल ने स्नेह से निकिता के सिर पर हाथ फेरा, फिर बोले, सौभाग्यशाली हो तुम जो तुम्हें सुरेंद्र बाबू जैसे महान व्यक्ति की पत्नी और उनकी संतान की मां होने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि तुम अपने वरदान को अभिशाप में बदलने की नादानी नहीं करोगी। मैं आपका ये विश्वास जीवन भर बनाए रखूंगी, लेकिन एक अनुरोध है। क्या? हमारे बीच आज जो कुछ भी हुआ उसे कावेरी को मत बताइएगा। निकिता ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। मैं कावेरी को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर मैं उसे पूरी बात बता दूंगा तब भी तुम्हारे प्रति उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन जब मैं उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाऊंगी, अपनी नादानी के कारण मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ। अब मैं कावेरी जैसी दोस्त को नहीं खोना चाहती। निकिता का सर कातर हो गया और वह सिसक उठी। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। अब जाओ, चुपचाप सो जाओ, कुशल ने स्नेहपूर्वक कहा। इससे पहले कि निकिता दरवाजे की तरफ बढ़ती, कावेरी फुर्ती से आकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसमें कुशल की मुस्कुराती हुई तस्वीर कैद थी।
उसकी दृष्टि में आज कुशल का कद बहुत ऊंचा हो गया था। उसे इस बात का गर्व था कि वह कुशल जैसे इंसान की पत्नी है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कठिनाइयां और लालच वाला समय ही आपके रिश्ते की मजबूती की परीक्षा का समय होता है और लंबे समय की गारंटी भी होता है। उम्मीद है पति पत्नी के रिश्ते को सफल बनाने में विश्वास और ईमानदारी का कितना बड़ा किरदार होता है। सच से रूबरू कराने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियां सुनते